बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ ब्रेस्ट पैथोलॉजी चैप्टर नंबर 16। काफ़ी लोग ये पैथोमा से कवर नहीं करते क्योंकि बहुत सी चीज़ें मिसिंग हैं, बट चूँकि हम पैथोमा ही कवर कर रहे हैं तो मैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ें इसके अंदर मिसिंग है वो मैं आपको करा दूँगा, क्योंकि जो क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं वो मॉर्फोलॉजी बेस आते हैं और कुछ डायग्नोसिस बेस आते हैं। तो ज़्यादातर सवाल आता भी ट्यूमर से ही है, तो हम जो जो चीज़ें मिसिंग हैं, जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, वो तमाम मैं आपको A to Z कवर करा दूँगा। सो ब्रेस्ट पैथोलॉजी हम स्टार्ट करते हैं। तो ब्रेस्ट क्या है? सबसे पहले तो इट इज़ अ मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड एम्ब्रियोलॉजिकली डिराइव्ड फ्रॉम द स्किन। सो अब ब्रेस्ट टिश्यू कहीं भी डेवलप हो सकता है अलॉन्ग द मिल्क लाइन विच रन फ्रॉम द एक्सिला टू द वल्वा। और अब अगर आपको एम्ब्रियो याद हो तो हमने सुपर न्यूमरी निपल्स पढ़ी थी जो कि मिल्क लाइन के अलॉन्ग बन सकती हैं। सो अगर हम जो हमारा फंक्शनल यूनिट है ब्रेस्ट की बात करें तो टर्मिनल डक्ट लोब्यूलर यूनिट इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ ब्रेस्ट। लोब्यूल्स मिल्क्स बनाती हैं और ड्रेन कैसे होता है? वाया डक्ट्स टू द निपल। अब आपके पास जो लोब्यूल्स एंड डक्ट्स हैं ये दो लेयर्स के साथ लाइन किया होता है। 2 लेयर्स ऑफ एपिथेलियम होती हैं, एक तो ल्यूमिनल सेल लेयर होती है और एक मायो एपिथेलियल सेल लेयर होती है। जो कि ल्यूमिनल सेल लेयर होती है ये इनर सेल लेयर होती है जो कि डक्ट्स और लोब्यूल्स को लाइन करी होती है और दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिल्क प्रोडक्शन इन द लोब्यूल्स। एक मायो एपिथेलियल सेल लेयर है, मायो एपिथेलियल है, मसल है, तो ये इसका काम क्या होता है कि ये एक तो आउटर सेल लेयर होती है जो कि लाइन करी होती है और ये कॉन्ट्रेक्टाइल फंक्शन होता है, यानी मिल्क की प्रोपेलिंग टुवर्ड द निपल, वो मायो एपिथेलियल लेयर का काम है। ल्यूमिनल सेल लेयर का काम मिल्क प्रोडक्शन है। अगला जो हमारा पॉइंट है कि जो ब्रेस्ट टिश्यू है दैट इज़ हार्मोन सेंसिटिव। ठीक है, बिफोर प्यूबर्टी मेल और फीमेल ब्रेस्ट टिश्यू उसके अंदर जस्ट लार्ज डक्ट्स होती हैं अंडर द निपल, लेकिन आफ्टर जब आपके मेंसेस स्टार्ट होते हैं फीमेल के अंदर, सो डेवलपमेंट इज़ ड्राइवन बाय एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। और इसके साथ क्या होता है कि स्मॉल लोब्यूल्स एंड डक्ट्स बनना शुरू हो जाते हैं और स्पेसिफिकली इन द अपर आउटर क्वाड्रेंट। इसी तरह जब मेंसेस हो रहे होते हैं तो ब्रेस्ट टेंडरनेस इज़ अ कॉमन कंप्लेंट, स्पेसिफिकली अगर हम बात करें प्रायर टू मेंस्ट्रुएशन। इसी तरह प्रेगनेंसी के अंदर आपके पास ब्रेस्ट लोब्यूल्स का हाइपरप्लेजिया होता है। अब हाइपरप्लेजिया किन वजूहात की वजह से होता है कि अर्ली प्रेगनेंसी के अंदर या अर्ली ट्राइमेस्टर के अंदर तो कॉर्पस ल्यूटियम एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट कर रहा होता है, तो इस वजह से हाइपरप्लेजिया होता है। लेकिन बाद में फीटस और प्लेसेंटा की वजह से आपके पास जो हाइपरप्लेजिया होता है वो हाइपरप्लेजिया हो रहा होता है। तो बेसिकली ऑब्वियसली फीड करवाने के लिए हाइपरप्लेजिया होता है, एक नेचर की तरफ से मैकेनिज्म है ताकि डेवलपमेंट हो जाए। लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान तो हाइपरप्लेजिया होता है, लेकिन मेनोपॉज के बाद 45 ईयर के बाद ज़्यादातर जो ब्रेस्ट टिश्यू है वो अंडरगो एट्रोफी, क्योंकि एस्ट्रोजन नहीं बन रहा होता, तो इस वजह से जो है वो एट्रोफी हो जाती है। आगे एक टर्म लिखी हुई है गैलेक्टोरिया, रेफर्स टू मिल्क प्रोडक्शन आउटसाइड ऑफ लैक्टेशन। अगर गैलेक्टोरिया की हम बात करें तो ये अगर लैक्टेशन के अलावा मिल्क प्रोडक्शन हो रही है ब्रेस्ट टिश्यू के अंदर तो इसको हम कहते हैं इट इज़ नॉट अ सिम्टम ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। इसकी कॉजेज़ हो सकती हैं, एक बड़ी कॉमन कॉज होती है प्रोलैक्टिनोमा ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी, एक ये कॉज हो सकती है। कुछ गैलेक्टोरिक ड्रग्स भी होते हैं, हमने देखा है स्पेसिफिकली जो फीमेल जिनको फीड करवाने में मसला आता है या वॉल्यूम कम प्रोड्यूस हो रहा था तो उनको इस तरह के ड्रग्स दिए जाते हैं जो कि स्टिमुलेट करते हैं फीडिंग को। सो प्रोलैक्टिनोमा हो सकता है और ड्रग्स भी हो सकते हैं। इसी तरह निपल स्टिमुलेशन, स्पेसिफिकली अगर हम बात करें जो कपल्स अडॉप्ट करते हैं बच्चों को, तो ऑब्वियसली एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस तो नहीं हो रहा होता। सो अगर उनमें से मदर चाहे कि वो अगर फीड करवाना चाह रही है तो उसके अंदर फिर निपल स्टिमुलेशन या इस तरह की टेक्निक्स होती हैं जो कि प्रोड्यूस कर सकती हैं मिल्क विदाउट द प्रेगनेंसी। सो निपल स्टिमुलेशन, प्रोलैक्टिनोमा ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी एंड ड्रग्स। तो ये आपके पास थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम पहले बात कर लेते हैं इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस की, फिर हम ट्यूमर्स के ऊपर आएंगे। इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस के अंदर आपके पास एक्यूट मैस्टाइटिस हो सकता है। सो एक्यूट मैस्टाइटिस के अंदर आपके पास बैक्टीरियल इन्फेक्शन आता है ड्यू टू स्टेफ ऑरियस, सो बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑफ द ब्रेस्ट। अब ये क्यों होता है? इट इज़ एसोसिएटेड विद ब्रेस्ट फीडिंग। जब ब्रेस्ट फीड करवा रही होती है मदर तो फीडिंग की वजह से फिशर्स डेवलप हो जाते हैं निपल में और उन फिशर्स की वजह से एंट्री हो सकती है बैक्टीरिया की। और प्रेजेंटेशन कैसी होती है? एरिथमेटस ब्रेस्ट होती है विद पुरुलेंट निपल डिस्चार्ज एंड इट कैन लीड टू एब्सेस फॉर्मेशन। एरिथमेटस ब्रेस्ट
रिदमा हुआ होता है विद पुरुलेंट निपल डिस्चार्ज। ट्रीटमेंट क्या होता है, एक तो कंटिन्यूस ड्रेनेज हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल फीडिंग वगैरह, एंटीबायोटिक्स दिए जा सकते हैं। तो ये इसके पास जो है वो एक्यूट मैस्टाइटिस हो सकता है, फीडिंग के साथ एसोसिएटेड है, एरिथमेटस ब्रेस्ट विद पुरुलेंट निपल डिस्चार्ज। अगला हमारे पास है पेरिडक्टल मैस्टाइटिस। इट इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ सब एरियोलर डक्ट्स, जो एरियोला की डक्ट्स होती हैं, सब एरियोलर डक्ट्स, उसकी इन्फ्लेमेशन होती है एंड इट इज़ कॉमनली एसोसिएटेड विद स्मोकिंग। अब इसकी अगर हम बात करें कि कॉज क्या हो सकती है, कि हमारे पास अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाए तो उस कंडीशन के अंदर हमारे पास स्क्वेमस मेटाप्लेजिया हो जाता है लेक्टिफेरस डक्ट्स का, और उस वजह से आपके पास डक्ट ब्लॉकेज भी हो सकती है और इन्फ्लेमेशन भी हो सकती है। और क्लिनिकली अगर हम साइन देखें तो क्या प्रेजेंट हो सकते हैं, सब एरियोलर मैस विद निपल रिट्रैक्शन। अगर हम निपल रिट्रैक्शन की बात करें तो आपने देखा होगा कि कैंसर के अंदर हम बात कर रहे थे कि ब्रेस्ट कैंसर के अंदर की निपल रिट्रैक्ट कर जाती है। अगर हम नॉन कैंसरस किसी कंडीशन की बात करें तो जो ये पेरिडक्टल मैस्टाइटिस है, इट में भी जो है ना निपल रिट्रैक्ट कर सकती है विद सब एरियोलर मैस। तो आपने पहले इसको ज़रूर डिफ्रेंशिएट करना होता है कैंसर के साथ। सो पेरिडक्टल में आपके पास इन्फ्लेमेशन थी सब एरियोलर डक्ट्स की, स्मोकर्स के अंदर होता है, विटामिन ए डेफिशिएंसी के साथ रिलेटेड है एंड इट प्रेजेंट है सब एरियोलर मैस निपल रिट्रैक्शन। इसके अंदर निपल रिट्रैक्शन इस वजह से होती है क्योंकि अब इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस है, तो इन्फ्लेमेशन के बाद फिर फाइब्रोसिस हो रही होती है, स्कारिंग होती है, तो वो फाइब्रोसिस स्कारिंग की वजह से जो निपल है वो अंदर चली जाती है। और इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास मेमरी डक्ट एक्टीजिया है। तो मेमरी डक्ट एक्टीजिया डायलिटेशन है, इन्फ्लेमेशन विद द डायलिटेशन ऑफ द सब एरियोलर। पिछले में हमारे पास सिर्फ इन्फ्लेमेशन थी, इसके अंदर हमारे पास डायलिटेशन भी है, और अराइजेस इन मल्टीपैरस पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन। और इसके अंदर हमारे पास पेरी एरियोलर मैस होता है विद ग्रीन ब्राउन निपल डिस्चार्ज, ग्रीन ब्राउन निपल डिस्चार्ज हो रहा होता है, एंड क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन विद प्लाज्मा सेल इज सीन ऑन बायोप्सी। तो ये मल्टीपैरस पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन के अंदर होता है एंड इट इज़ करेक्टराइज्ड बाय इन्फ्लेमेशन विद अ डायलिटेशन, एंड साथ हमें क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन मिल रही होती है। फैट नेक्रोसिस, फैट नेक्रोसिस का यूनिवर्सिटी क्वेश्चन आया हुआ है, एक दफ़ा उन्होंने पूछा हुआ है कि आप फैट नेक्रोसिस का बताएं कि व्हाट इज़ फैट नेक्रोसिस। सो ये कुछ बातें यहाँ पर भी लिखी हुई हैं, फिर मैं आपको कुछ लिखवा भी देता हूँ। सिंपली नेक्रोसिस है ब्रेस्ट फैट का, और यूजुअली ट्रॉमा से रिलेटेड होता है, और आपको मैस मिलता है फिजिकल एग्जाम पे, कैल्सिफिकेशन मिल सकती है मेमोग्राफी के ऊपर, और बायोप्सी के अंदर आपको नेक्रोटिक फैट विद एसोसिएटेड कैल्सिफिकेशन मिलेंगी। अब आपने क्वेश्चन आए तो कैसे अटैम्प्ट करना है, तो ये आप लिख लीजिएगा थोड़ा सा। सो सबसे पहले तो आप इसको डिफाइन कर लें, ये लिख लें साथ साथ, पेनलेस पैल्पेबल मैस, कॉमा डाल के स्किन थिकनिंग और रिट्रैक्शन और मेमोग्राफिक डेंसिटीज और कैल्सिफिकेशन। फैट नेक्रोसिस इज करेक्टराइज्ड बाय पेनलेस पैल्पेबल मैस, स्किन थिकनिंग और रिट्रैक्शन और मेमोग्राफिक डेंसिटीज और कैल्सिफिकेशन। यानी पेनलेस एक पैल्पेबल मैस होगा जिसके अंदर हमारे पास स्किन थिकनिंग है, कैल्सिफिकेशन या डेंसिटीज़ मिलेंगी। कॉज आपने इसकी कॉज लिखने का नोट है, कॉज में आपके पास ट्रॉमा या कोई प्रायर सर्जरी आ सकती है। एक्यूट लीजन्स में हमें क्या मिलता है, एक्यूट लीजन्स के ऊपर हमें ये आप पॉइंट लिख लीजिएगा। एक्यूट लीजन्स के अंदर हमें जो है हेमरेज मिलता है और सेंट्रल एरियाज ऑफ लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस मिलता है। बायोप्सी फाइंडिंग्स क्या होंगी फैट नेक्रोसिस की, जैसे कि हम बात कर रहे थे, नेक्रोटिक फैट विद एसोसिएटेड कैल्सिफिकेशन एंड हीमोसिड्रिन मिलेगा। तो ये अगर क्वेश्चन आए तो आपने इसको इस तरह अटैम्प्ट करना है, पहले इसको कैरेक्टराइज कर दें, फिर आप इसका कॉज लिख दें, फिर इसकी एक्यूट लीजन का आप जिक्र कर दें और आप बायोप्सी का बता दें, तो ये आपका क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएगा। अब हम बात करेंगे बिनाइन ट्यूमर्स एंड फाइब्रोसिस्टिक चेंजेस। सो इनमें से भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, स्पेसिफिकली फाइब्रोसिस्टिक चेंज या डिजीज़ के अंदर से। आगे हमारे पास फाइब्रो एडिनोमा है, फ्लाइडिस ट्यूमर है, इसके साथ साथ आगे फिर ब्रेस्ट कैंसर तो हम शुरू करेंगे, इसके अंदर ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम फाइब्रोसिस्टिक चेंज की बात कर लेते हैं। पहले हम टेक्स्ट पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ें जो है वो क्वेश्चन कैसे आता है और ये आपने क्या क्या चीज़ें देखनी है इसके अंदर। तो सबसे पहले हम बात करें कि फाइब्रोसिस्टिक चेंज, डेवलपमेंट ऑफ फाइब्रोसिस एंड सिस्ट इन द ब्रेस्ट। सिस्ट का जहाँ पर भी वर्ड आएगा ना एंड फाइब्रोसिस का, तो आपने ये ज़रूर देख लेना है कि ये फाइब्रोसिस्टिक डिजीज़ है कि नहीं है। सो अब ये इसका एक कॉमन फीचर होता है कि एक कॉमन चेंज होता है जो कि प्री मेनोपॉजल वुमेन के अंदर हो रहा होता है। ये आपने याद रखना है कि सिनेरियो के अंदर एज बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि 45 से नीचे हो। प्री मेनोपॉजल एजेंट ब्रेस्ट के प्री मेनोपॉजल ब्रेस्ट के अंदर ये ज़्यादातर कॉमन होती है।
होती है। सो अब इसके अंदर क्या फीचर होता है, इट प्रेजेंट्स ए वेग इरेगुलरिटी ऑफ ब्रेस्ट टिश्यू, लंपी ब्रेस्ट होती है अपर आउटर क्वाड्रेंट के अंदर, और सिस्ट का जो है वो ब्लू डोम अपीयरेंस होता है अगर हम देखें ग्रॉस एग्जाम के ऊपर। सो बेसिकली ये बिनाइन होती है, लेकिन कुछ कंडीशंस के अंदर जो है ना, कुछ फाइब्रोसिस्टिक रिलेटेड चेंजेस वो आपको इन्वेसिव कार्सिनोमा की तरफ लेके जा सकते हैं। ये क्वेश्चन भी एक आया हुआ था कि कौन सी ऐसी कंडीशंस है, किस कंडीशंस के अंदर आपका जो रिस्क है कार्सिनोमा की तरफ जा सकता है फाइब्रोसिस्टिक डिजीज़ के अंदर। तो ये आप पॉइंट ज़रूर याद रखिएगा कि फाइब्रोसिस, सिस्ट और एपोक्राइन अगर मेटाप्लेजिया हो तो फिर तो कोई रिस्क नहीं होता, ठीक है, इन्वेसिव कार्सिनोमा का। फाइब्रोसिस, सिस्ट और एपोक्राइन मेटाप्लेजिया। डक्टल हाइपरप्लेजिया और स्क्लेरोसिंग एडिनोसिस हो तो फिर 2x रिस्क हो जाता है, और अगर एटिपिकल हाइपरप्लेजिया हो जाए तो 5x रिस्क हो जाता है। तो उसने सिनेरियो के अंदर ये दिया हुआ था कि एटिपिकल हाइपरप्लेजिया हो गया है फाइब्रोसिस्टिक डिजीज़ के अंदर, तो आप बताएं कि कितना रिस्क इंक्रीज़ कर गया है। तो 4 to 5 टाइम जो है वो रिस्क इसका इंक्रीज़ कर जाता है। तो फाइब्रोसिस, सिस्ट और एपोक्राइन मेटाप्लेजिया हो तो कोई रिस्क नहीं है। अगर आपके पास एडिनोसिस और डक्टल हाइपरप्लेजिया हो तो फिर 2x रिस्क हो जाता है, और अगर एटिपिकल हाइपरप्लेजिया हो तो 5x रिस्क हो जाता है। सो ये सिंपल सी इसमें चीज़ थी कि ये प्री मेनोपॉजल ब्रेस्ट के अंदर होता है, सिस्ट और फाइब्रोसिस डेवलप होता है, वेग इरेगुलरिटी लंपी ब्रेस्ट होता है, ठीक है, और सिस्ट के ऊपर आपको ब्लू डोम अपीयरेंस मिलता है। तो सिनेरियो इसका कैसे आता है कि वो आपको बताता है कि यूनिलैटरल डिस्चार्ज है, ठीक है, एक वुमन है प्री मोनोपॉजल, या फिर आप एज से अंदाज़ा लगा सकते हैं। यूनिलैटरल डिस्चार्ज है, पैल्पेबल मैस है, और वो पैल्पेबल मैस नॉन एडहेरेंट टू स्किन है, लंपी है। रेडियोलॉजी के ऊपर आपको सिस्ट और कैल्सिफिकेशन मिल रही हैं, तो आप बताएं कि क्या हो सकता है, ठीक है। तो अब यहाँ से आपने एक तो देख लेना है कि यूनिलैटरल डिस्चार्ज, पैल्पेबल मैस है और एडहेरेंट नहीं है और लंपी नेचर का है, ठीक है। तो ये फिर आपने इसको जो है फाइब्रोसिस्टिक डिजीज़ में ही लेबल करना है। तो ये इसका बेसिक सिनेरियो आ रहा होता है। इसके अलावा इसकी जो मॉर्फोलॉजी है वो हम देख लेते हैं कि मॉर्फोलॉजी का भी क्वेश्चन आया हुआ था कि आप जो फाइब्रोसिस्टिक डिजीज़ की मॉर्फोलॉजी बताएं। तो मॉर्फोलॉजी की अगर हम बात करें तो ये आप साथ साथ लिखते रहिएगा, मैं एक दफ़ा कर देता हूँ, अगर आपने साथ साथ लिखना हो तो लिख लें, वरना फिर आप इसको रिवाइंड कर लीजिएगा। सो फाइब्रोसिस्टिक डिजीज़ के अंदर हमारे पास जो मॉर्फोलॉजी के अंदर 3 चेंजेस आते हैं, 3 प्रिंसिपल मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होते हैं। एक सिस्टिक चेंज होता है, एक फाइब्रोसिस हो रहा होता है, ठीक है, और एक एडिनोसिस हो रहा होता है। सो ये मैं आपको हेडिंग्स लिखवा देता हूँ। तो सबसे पहले सिस्टिक चेंज के अंदर क्या होता है, तो बेसिकली होता है क्या है फाइब्रोसिस्टिक डिजीज़ के अंदर, स्मॉल सिस्ट फॉर्म बाय द डायलेटेशन and unfolding of lobules and they may join to form larger cyst. Second point लिख लें, unopened cyst contain turbid semi-translucent fluid that produces a brown or blue color, जो कि इसका characteristic होता है blue dome appearance. The cysts are aligned either by flattened atrophic epithelium or by metastatic apocrine cells. Calcifications are common and may be detected by mammography. अब दूसरा जो इसका प्रिंसिपल चेंज था फाइब्रोसिस, वो आप लिख लें। पहला पॉइंट होगा सिस्ट्स फ्रीक्वेंटली रप्चर रिलीजिंग सिक्रेटरी मटेरियल इनटू द एडजेसेंट स्ट्रोमा। दूसरा पॉइंट होगा द रिजल्टिंग क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन एंड फाइब्रोसिस कंट्रीब्यूट टू द पैल्पेबल फर्मनेस ऑफ द ब्रेस्ट। तीसरा हमारे पास जो प्रिंसिपल चेंज था वो एडिनोसिस था। एडिनोसिस आप लिख लें, पहला पॉइंट होगा एडिनोसिस इज डिफाइंड एज एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ एसिनाई पर लोब्यूल. In pregnancy, it is a normal physiological change, but in non-pregnant women, adenosis can occur as a focal change. अगला पॉइंट लिख लें, the acini are lined by columnar cell, which may appear benign or show atypical features. These lesions may be earliest precursor of the न्यूप्लेसिया. तो ये हमारे पास 3 चेंजिंग आते हैं. अब सिस्ट के अंदर क्या होता है कि हमारे पास सिस्टिक चेंज जो हमारा प्रिंसिपल चेंज था उसके अंदर स्मॉल सिस्ट बनती हैं जो डायलेटेशन और अनफोल्डिंग ऑफ द लोब्यूल्स. वो जो अनफोल्डिंग हमारे पास जो लोब्यूल्स होते हैं उनकी वजह से उसके अंदर फिर फ्लूइड भी होता है, टर्बिड सेमी ट्रांसल्यूएंट फ्लूइड होता है जो कि एक ब्राउन या ब्लू अपीयरेंस दे रहा होता है जिसको हम ब्लू डोम अपीयरेंस करते हैं. जो सिस्ट होती हैं ये या तो एट्रोफिक एपिथेलियम से लाइन की होती हैं या फिर मेटाप्लास्टिक एपोक्राइन सेल्स होते हैं उनसे लाइन की गई होती है. कैल्सिफिकेशन भी नज़र आती है. इसी तरह फाइब्रोसिस की अगर हम बात करें तो जब सिस्ट रप्चर करती हैं तो सिक्रेटरी मटीरियल निकलता है, तो जैसे इन्फ्लेमेशन होती है और फाइब्रोसिस होता है. एडिनोसिस में क्या होता है, एडिनोसिस इंक्रीज इन नंबर ऑफ एसिनाई पर लोब्यूल होता है. अब प्रेग्नेंट वुमन के अंदर तो कॉमन है लेकिन नॉन प्रेग्नेंट वुमन के अंदर ये कॉमन नहीं होता. और
एक फोकल चेंज रिप्रेजेंट कर रहा होता है। जो SNI होते हैं वो एडिनोसिस के अंदर दे आर लाइंड बाय द कोलुमिनर सेल्स, जो वो बिनाइन भी हो सकते हैं या एटिपिया भी शो कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ से हमें पता लगता है अगर एटिपिकल हो तो फिर एपिथेलियल न्यूप्लेसिया हो सकता है। तो ये आपका जो है ना फाइब्रोसिस्टिक डिजीज़ कवर हो जाती है। मैंने आपको बता दिया कि इसका सिनेरियो कैसे आता है, एक उसका रिस्क वाला क्वेश्चन आता है और एक ये मॉर्फोलॉजी आ जाती है। अगला अगर हम बात करें तो इंट्राडक्टल पेपिलोमा है अगला बिनाइन जो ट्यूमर है। सो ये पेपिलरी ग्रोथ है यूजुअली इनटू अ लार्ज duct. It is characterized by fibrovascular projection lined by epithelial and myoepithelial cell. ये हमेशा याद रखिएगा कि पेपिलरी, ये तो पेपिलोमा है, इसी तरह पेपिलरी कार्सिनोमा भी होता है, लेकिन जो पेपिलरी कार्सिनोमा होता है उसके अंदर मायो एपिथेलियल सेल नहीं होते और वो पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन को अफेक्ट करता है। सो ये भी आप याद रखिएगा कि एक कार्सिनोमा की टाइप भी होती है, उसके अंदर हमारे पास मायो एपिथेलियल नहीं होता। लेकिन जो इंट्राडक्टल पेपिलोमा है इसके अंदर हमारे पास ल्यूमिनल या एपिथेलियल सेल्स भी होते हैं और मायो एपिथेलियल सेल्स भी होते हैं, दोनों तरह के होते हैं। तो इसकी जो कॉमन प्रेजेंटेशन होती है वो ब्लडी निपल डिस्चार्ज होता है प्री मोनोपॉजल वुमेन के अंदर। और वही बात आगे के डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे, कार्सिनोमा के अंदर भी, पेपिलरी कार्सिनोमा में भी निपल डिस्चार्ज ब्लडी होता है, लेकिन वो जो उसके अंदर मायो एपिथेलियल सेल नहीं होते और वो पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन के अंदर हो रहा होता है। बाकी आपके पास अगली कंडीशन जो है वो फाइब्रो एडिनोमा है, इसमें से भी क्वेश्चन आता है। तो अब इसकी पहले हम टेक्स्ट देख लेते हैं, फिर मैं आपको जो इंडिविजुअल इसके क्वेश्चंस हैं वो मैं करा देता हूँ। फाइब्रो एडिनोमा इज़ अ फाइब्रस और एडिनोमा ग्लैंड, तो ट्यूमर ऑफ फाइब्रस टिश्यू एंड ग्लैंड, और इट इज़ द मोस्ट कॉमन बिनाइन न्यूप्लाज्म ऑफ द ब्रेस्ट इन द प्री मेनोपॉजल वुमन। ये हम बात करते हैं, अभी क्वेश्चन भी आया हुआ है कि आप बताएं कि मोस्ट कॉमन बिनाइन न्यूप्लाज्म कौन से हैं ब्रेस्ट के। तो बिनाइन के अंदर एक तो फाइब्रो एडिनोमा है प्री मेनोपॉजल वुमन के अंदर, और दूसरा है फ्लॉइडिस ट्यूमर, जो भी हम पढ़ेंगे वो पोस्ट मेनोपॉजल वुमन के अंदर मोस्ट कॉमन ट्यूमर है। ये दो मोस्ट कॉमन ट्यूमर्स हैं। सो अगर हम इसकी बात करें तो ये कैसे हमें नज़र आता है, एक वेल सर्कमस्क्राइब्ड मोबाइल मैस होता है और जो कि एस्ट्रोजन सेंसिटिव होता है। जो जब भी इसका सिनेरियो आएगा तो वो ज़रूर ये बताएगा कि एस्ट्रोजन सेंसिटिविटी के बारे में, कि ये जो ट्यूमर है ये प्रेगनेंसी के साथ ग्रो कर रहा है या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ ग्रो कर रहा है। ये पॉइंट आ जाए तो आपने फ़ौरन फाइब्रो एडिनोमा को पिक कर लेना है। ये बिनाइन होता है और कोई रिस्क नहीं होता कार्सिनोमा का। सो ये सिंपल सी बात है, इसके अंदर फाइब्रस टिश्यू है और फाइब्रस टिश्यू एंड ग्लैंड का ट्यूमर है, बिनाइन होता है, प्री मेनोपॉजल वुमन के अंदर होता है, मोबाइल वेल सर्कमस्क्राइब्ड और एस्ट्रोजन सेंसिटिव है। सो इसका जो सिनेरियो आता है वो इस सिनेरियो इस तरह आया था कि सॉलिटरी डिस्क्रीट रबरी मोबाइल मैस है आपका अपर क्वाड्रेंट के अंदर, अपर आउटर क्वाड्रेंट के अंदर, जो कि अपना साइज़ चेंज कर रहा है ड्यूरिंग मेंसेस। सो एक तो रबरी मोबाइल मैस का पता लग गया और साइज़ चेंज कर रहा है मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान, तो आपने खुद ही पिक कर लेना है कि फाइब्रो एडिनोमा है। तो इसके अंदर एक तो हमारे पास दो क्वेश्चन आते हैं इसके, एक तो रिस्क फैक्टर भी पूछ लेते हैं और इसकी मॉर्फोलॉजी भी पूछ ली जाती है। तो ये मैं आपको इसकी मॉर्फोलॉजी जो है वो करा देता हूँ। अगर हम मॉर्फोलॉजी की बात करें फाइब्रो एडिनोमा की, तो आप लिख लीजिएगा। तो ग्रॉस, ठीक है, ग्रॉस मॉर्फोलॉजी हो सकती है और माइक्रोस्कोपिक। ग्रॉस के अंदर जो आपको फीचर नज़र आएंगे वो आप लिख लें कि दे वेरी इन साइज लेस देन 1 सेंटीमीटर टू लार्ज ट्यूमर दैट कैन रिप्लेस मोस्ट ऑफ द ब्रेस्ट। दूसरा पॉइंट आपने जिसके अंदर लिखना है कि ये वेल सर्कमस्क्राइब्ड रबरी ग्रेश वाइट नोड्यूल होते हैं दैट बल्ज अबव द सराउंडिंग टिश्यू। माइक्रोस्कोपिक फीचर्स की अगर हम बात करें, ठीक है, द डेलिकेट, पहला पॉइंट लिखें, द डेलिकेट सेलुलर एंड ऑफन मिक्सॉइड MYXOID मिक्सॉइड स्ट्रोमा रिजेंबल्स नॉर्मल इंट्रासेलुलर स्ट्रोमा। दूसरा पॉइंट इसके अंदर आप लिखें, द एपिथेलियल मे बी सराउंडेड बाय स्ट्रोमा पेरिकैनालिकुलर टाइप और कंप्रेस्ड एंड डिस्टॉर्टेड बाय इट, ब्रैकेट डाल के इंट्रा कैनालिकुलर पैटर्न। इन ओल्डर वुमन, अगला पॉइंट लिखिएगा, इन ओल्डर वुमन द स्ट्रोमा टिपिकली बिकम्स डेंसली हाइलाइनाइज्ड एंड एपिथेलियल एंड द एपिथेलियम एट्रोफिक। सो ग्रॉस फीचर के अंदर हम एक तो हमने पॉइंट डिस्कस किया कि छोटा भी हो सकता है लेस देन 1 सेंटीमीटर टू लार्ज ट्यूमर इतना बड़ा हो सकता है कि पूरी ब्रेस्ट को रिप्लेस कर दे। एक मॉर्फोलॉजी जो ग्रॉस फीचर था कि वेल सर्कमस्क्राइब्ड रबरी ग्रेश वाइट नोड्यूल होते हैं, जो कि ऐसे प्रेजेंट करता है ना, वेल सर्कमस्क्राइब्ड होता है और मोबाइल होता है, रबरी होता है, ग्रेश वाइट नोड्यूल होता है जो कि आम जो आपका नॉर्मल सरफेस होता है उससे ऊपर बल्ज कर रहा होता है। माइक्रोस्कोपिक जो है कि इसका जो स्ट्रोमा होता है वो मिक्सॉइड नेचर का होता है और ये नॉर्मल इंट्रा जो लोब्यूलर स्ट्रोमा होता है उससे मिलता जुलता होता है। अब इसकी जो एपिथेलियम होती है दैट मे बी सराउंडेड बाय स्ट्रोमा, ठीक है, वो स्ट्रोमा
जो है वो स्ट्रोमा आसपास भी हो सकता है, जो हमने भी बात की थी, जिसका जो मिक्सॉइड स्ट्रोमा है वो एपिथेलियम के आसपास भी हो सकता है। इसको हम कहते हैं पेरिकैनालिकुलर पैटर्न, और या स्ट्रोमा उसको कंप्रेस भी कर सकता है एपिथेलियम को। अगर ये हो तो फिर हमारे पास इंट्रा कैनालिकुलर पैटर्न आ जाता है, ठीक है। और अगर ओल्डर वुमन के अंदर जो स्ट्रोमा है वो हाइलेनाइज्ड भी हो जाता है और जो एपिथेलियम है वो एट्रोफिक भी हो जाती है। तो ये इसकी जो है ना मॉर्फोलॉजी आ जाती है। बाकी इसके अंदर से अगर हम रिस्क फैक्टर आया हुआ है कि आप बताएं कि फाइब्रोएडिनोमा का कौन सा, मॉर्फोलॉजी के साथ ही पूछ लेते हैं। तो रिस्क फैक्टर की अगर हम बात करें तो कोई न्यूली यंग मैरिड फीमेल है, लैक्टेशन, जेनेटिक फैक्टर्स, एक्सरे एक्सपोजर एंड प्रेगनेंसी। तो ये कुछ इसके रिस्क फैक्टर्स हैं, ये आप लिख लें साइड पे कहीं पर। यंग मैरिड फीमेल, लैक्टेशन, जेनेटिक फैक्टर्स, एक्सरे एक्सपोजर एंड प्रेगनेंसी, दीज आर द रिस्क फैक्टर फॉर फाइब्रोएडिनोमा। तो ये हमने बात कर ली, इसका सिनेरियो आ जाता है, मॉर्फोलॉजी पूछ लेते हैं और जो है ना वो ये भी पूछ लेते हैं कि इसके रिस्क फैक्टर क्या हैं। अगला हमारे पास है फ्लॉइडिस ट्यूमर। अब आई डोंट नो इसकी सही प्रोनाउंसिएशन क्या, बट बहरहाल सो ये आपके पास ये भी एक बिनाइन ट्यूमर है और इसका सिनेरियो भी आ जाता है कभी कभार। तो उसका जब सिनेरियो आता है तो इसमें वेल सर्कमस्क्राइब्ड मोबाइल नॉन टेंडर आपके पास एक मास होता है जिसका लीफ लाइक स्ट्रक्चर है। लीफ लाइक स्ट्रक्चर अगर वो जिक्र करेगा तो ये आपके पास फ्लॉइडिस ट्यूमर होगा। इसका टेक्स्ट हम रीड कर लेते हैं। फाइब्रोएडिनोमा लाइक ट्यूमर विद ओवर ग्रोथ ऑफ फाइब्रस कॉम्पोनेंट, करेक्टरिस्टिक लीफ लाइक प्रोजेक्शन, जैसे कि हम बात कर रहे थे। इट इज़ मोस्ट कॉमनली सीन इन पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन एंड इट कैन बी मैलिग्नेंट। तो फाइब्रोएडिनोमा के साथ इसका डिफरेंस कैसे हम बनाएंगे कि एक तो वो मैलिग्नेंट नहीं था, वो बिनाइन था, और वो प्री मेनोपॉजल वुमेन के अंदर जो है वो अफेक्ट कर रहा था। तो ये आपने बात याद रखनी है कि फाइब्रोएडिनोमा प्री मेनोपॉजल वुमेन के अंदर होता है और बिनाइन होता है, और जो फ्लॉइडिस ट्यूमर है ये पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन के अंदर होता है और मैलिग्नेंट होता है, ठीक है। और लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। उसके अंदर हमने देखा था कि रबरी सा था। बाकी इसकी जो मॉर्फोलॉजी है वो आप नोट कर लें। तो मॉर्फोलॉजी के अंदर जो है ना आपने देख लेना है कि ग्रॉस फीचर पहले मैं आपको लिखवा देता हूँ। पहला पॉइंट लिख लें, द ट्यूमर वेरीज इन साइज फ्रॉम फ्यू सेंटीमीटर टू मैसिव लीजन्स। दूसरा पॉइंट लिखते हैं, द लार्जर लीजन्स ऑफन हैव बल्बस प्रोट्रूजन्स। द लार्जर लीजन्स हैव bulbous protrusion due to presence of nodules of proliferating stroma covered by epithelium. माइक्रोस्कोपी की अगर हम बात करें, फ्लॉइडिस ट्यूमर आर डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द मोस्ट कॉमन फाइब्रोएडिनोमा ऑन बेसिस ऑफ सेलुलैरिटी, माइटोटिक रेट, न्यूक्लियर प्लियोमॉर्फिज्म, स्ट्रोमल ओवरग्रोथ। अब इनके टाइप्स आगे हैं कि लो ग्रेड, हाई ग्रेड क्या होता है। जो लो ग्रेड होता है उसके अंदर आप लिख लें, लीजन्स रिजेंबल फाइब्रोएडिनोमास बट आर मोर सेलुलर एंड कंटेन माइटोटिक फिगर। हाई ग्रेड की आप लिख लें कि इट इज़ डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश हाई ग्रेड फ्लॉइडिस ट्यूमर फ्रॉम अदर सॉफ्ट टिश्यू सार्कोमास and have foci of mesenchymal differentiation, for example rhabdomyosarcoma and liposarcoma। इसकी अगर हम मॉर्फोलॉजी को डिस्कस करें तो ग्रॉस फीचर के अंदर ये एक साइज़ इसका वेरी कर सकता है, छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। और इसकी एक ग्रॉस के अंदर बात यह कि बल्बस प्रोट्रूजन्स होती हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नोड्यूल्स, ठीक है, ऑफ स्ट्रोमा के प्रेजेंस ऑफ नोड्यूल्स ऑफ प्रोलिफरेटिंग स्ट्रोमा की वजह से आपके पास बल्बस प्रोट्रूजन मिलती हैं। अगर हम माइक्रोस्कोपिक फीचर की बात करें तो इसको हम फाइब्रोएडिनोमा से कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, ऑन बेसिस ऑफ सेलुलैरिटी, माइटोटिक रेट, न्यूक्लियर प्लियोमॉर्फिज्म, इस तमाम के बेसिस ऊपर। जो हाई ग्रेड, जो लो ग्रेड जो ट्यूमर होता है वो रिजेंबल करता है बट लेकिन ज़्यादा सेलुलर होता है और कंटेन करता है माइटोटिक फिगर्स को। लेकिन जो हाई ग्रेड होता है वो हम दूसरे जो सार्कोमास होते हैं ना, सॉफ्ट टिश्यू सार्कोमास, वो बड़ा मुश्किल होता है कि उनके साथ इसको डिस्टिंग्विश करना, क्योंकि इनके अंदर भी मेसेनकाइमल डिफरेंशिएशन हो सकती है। फॉर एग्जांपल रैप्डोमायोसार्कोमा, लाइपोसार्कोमा वगैरह के साथ ही मिक्स हो सकता है। तो ये इसकी जो मॉर्फोलॉजी है वो ये हो जाती है। बाकी ये तो आपके पास जो बिनाइन है वो कवर हो गए। इसके अंदर हमने 4 डिस्कस किए, फाइब्रोसिस्टिक डिजीज़, इंट्राडक्टल पैपिलोमा, फाइब्रोएडिनोमा और फ्लॉइडिस ट्यूमर। एक क्वेश्चन ये आया हुआ था कि आप ये बताएं कि जो ब्रेस्ट स्ट्रोमल ट्यूमर्स हैं इनकी क्लासिफिकेशन बताएं या टाइप्स बताएं। तो ये आप साइड पे कहीं लिख लीजिएगा कि ब्रेस्ट स्ट्रोमल जो ट्यूमर्स होते हैं ना, स्ट्रोमा के जो ट्यूमर्स हैं, उसके अंदर या तो आपके पास इंट्रालोब्यूलर हो सकता है या इंटरलोब्यूलर हो सकता है। इंट्रालोब्यूलर के अंदर 2 आएंगे, फाइब्रोएडिनोमा एंड फ्लॉइडिस ट्यूमर, जो कि हम पढ़ चुके हैं। इंटरलोब्यूलर आप लिख लें, मायोफाइब्रोब्लास्टोमा एक, दूसरा लाइपोमास, सूडो एंजियोमेटस फाइब्रोमाटोसिस, और चौथा आप लिख लें स्ट्रोमल हाइपरप्लेजिया। इंटरलोब्यूलर, तो हमारे पास ब्रेस्ट स्ट्रोमल ट्यूमर्स 2 तरह के होते हैं, इंटरलोब्यूलर और इंट्रालोब्यूलर। इंट्रालोब्यूलर के अंदर फाइब्रोएडिनोमा, फ्लॉइडिस ट्यूमर, इंटरलोब्यूलर के अंदर मायोफाइब्रोब्लास्टोमा
दूसरा लाइपोमा, सूडो एंजियोमेटस फाइब्रोमाटोसिस एंड स्ट्रोमल हाइपरप्लेजिया। तो ये क्वेश्चन आया तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। बाकी अब आपके पास इसके अंदर तो तमाम चीज़ें हो गई, तो अब हम स्टार्ट करते हैं ब्रेस्ट कैंसर। तो अब हम स्टार्ट करते हैं ब्रेस्ट कैंसर। तो इसके अंदर से तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तकरीबन इसकी मॉर्फोलॉजीज़ भी आई हुई हैं और वैसे भी जनरली पूछ लेते हैं। सो अक्सर सिनेरियो आ जाता है कि आपके पास मैस है, निपल रिट्रैक्शन हुई हुई है, ग्रेटर दैन 2 सेंटीमीटर मैस है, वो आप बताएं कि क्या मसला है, ठीक है। और उसके अंदर से सब पार्ट के अंदर कोई जो है इसकी टाइप पूछ लेता है। तो बेसिक प्रिंसिपल की अगर हम बात करें तो मोस्ट कॉमन कार्सिनोमा इन वुमेन, ठीक है, और सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मोर्टेलिटी इन वुमेन। सबसे फर्स्ट होती है वो लंग कैंसर होती है। रिस्क फैक्टर का क्वेश्चन आया हुआ है कि आप ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क फैक्टर बताएं। सो ये क्या क्या हो सकते हैं? फीमेल जेंडर, एज, स्पेसिफिकली पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन के अंदर ज़्यादा होता है, अर्ली मेनार्की या लेट मेनोपॉज, ओबेसिटी, एटिपिकल हाइपरप्लेजिया, फर्स्ट डिग्री रिलेटिव अगर कोई हो, कुछ और लिख लें आप, रेस या एथनिसिटी, ब्रेस्ट डेंसिटी, रेडिएशन एक्सपोजर, डाइट, टॉक्सिन्स, कार्सिनोमा ऑफ कॉन्ट्रालेटरल ब्रेस्ट, ये तमाम चीज़ें जो है ना रिस्क फैक्टर्स के अंदर आ सकती हैं। तो ये कुछ मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दिया, रेस, एथनिसिटी, ब्रेस्ट डेंसिटीज, रेडिएशन एक्सपोजर, डाइट, टॉक्सिन, कार्सिनोमा ऑफ कॉन्ट्रालेटरल ब्रेस्ट। तो ये आपका क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएगा। आगे आपके पास जो चीज़ आ रही है कि पैथोजेनेसिस आपने बताना है ब्रेस्ट कैंसर का, यहाँ पर एज सच नहीं लिखा हुआ। सो जो ब्रेस्ट कार्सिनोमा का जो पैथोजेनेसिस होता है वो बेसिकली म्यूटेशंस की वजह से एक कार्सिनोमा है, तो म्यूटेशंस होती हैं BRCA1 और BRCA2 जो जीन्स होते हैं उनकी। सो दे अकाउंट फॉर, या आप लिखना चाहें तो साइड पे कहीं लिख लें, सो दे अकाउंट फॉर द मेजॉरिटी ऑफ कैंसर्स, ब्रेस्ट कैंसर्स, ठीक है। जो BRCA1 म्यूटेशंस होती हैं दे आर आल्सो रिलेटेड टू ओवेरियन कार्सिनोमास, और जो BRCA2 म्यूटेशंस होती हैं ये इतनी रिलेटेड नहीं होती, ठीक है। सो BRCA1 ओवरी और ब्रेस्ट दोनों का करवा रहा होता है। अब ये जो BRCA1 होता है ये पुअरली डिफरेंशिएटेड कार्सिनोमास होते हैं। जो BRCA1 एसोसिएटेड ब्रेस्ट कैंसर्स होते हैं ये पुअरली डिफरेंशिएटेड होते हैं और उनके मेडलरी फीचर्स होते हैं। अभी हम मेडलरी आगे कार्सिनोमा भी पढ़ेंगे तो आपको मॉर्फोलॉजी से पता लग जाएगा। तो ये मेडलरी इनके फीचर्स होते हैं, पुशिंग मार्जिनस होते हैं, सिंथेशियल ग्रोथ पैटर्न होता है, और ये जो होते हैं ना ये हार्मोन रिसेप्टर्स को एक्सप्रेस नहीं करते, यानी इन अदर वर्ड्स जो हमारे पास एस्ट्रोजन रिसेप्टर वगैरह होते हैं तो ये नेगेटिव होते हैं, और जो या ये फिर करते हैं कि ओवर एक्सप्रेस कर देते हैं HER2 न्यू जो रिसेप्टर होता है। सो ये आपके पास जो है ना BRCA1 एसोसिएटेड जो कैंसर्स होते हैं पोरली डिफरेंशिएटेड होते हैं, मेडलरी फीचर्स होते हैं, और जो हार्मोन रिसेप्टर हैं उनको एक्सप्रेस नहीं करते, लेकिन जो आपके पास HER2 न्यू रिसेप्टर है इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। जो BRCA2 होते हैं ये भी जो कार्सिनोमास होते हैं, जो BRCA2 एसोसिएटेड कार्सिनोमास ये भी पोरली डिफरेंशिएटेड होते हैं, लेकिन ये जो है ना बेसिकली हार्मोन रिसेप्टर पॉजिटिव होते हैं, तो मोर ऑफ्टन ER पॉजिटिव होते हैं। तो ये जो है ना इनके प्रोग्नोसिस के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये ER पॉजिटिव है या PR पॉजिटिव है या HR2 न्यू पॉजिटिव है। तो ये आपने देख लेना है कि पैथोजेनेसिस के अंदर हमारे पास बेसिकली 2 जीन्स हैं, BRCA1 BRCA2, तो और भी होते हैं वैसे जो जीन्स होते हैं, फॉर एग्जांपल P53 होता है, BRCA1 BRCA2 P53, ये तमाम ट्यूमर सप्रेसर जो जीन्स थे हमारे। BRCA1 भी ट्यूमर सप्रेसर होता है और BRCA2 भी ट्यूमर सप्रेसर होता है। तो इनका अगर मसला हो जाए, म्यूटेशन वगैरह हो जाए तो फिर ट्यूमर सप्रेस नहीं हो पाता, तो इस वजह से बेसिकली जो आपका ब्रेस्ट कैंसर है वो हो रहा होता है। तो ये मैंने आपको फीचर्स बता दिए। तो एक क्वेश्चन आया हुआ था, मैंने कहा आपको यहीं पर मैं करा दूँ। बाकी आपके पास इसके बाद हम डक्टल कार्सिनोमा इन सीटू या DCIS शुरू कर लेते हैं। तो इसके अंदर हम देख लेते हैं कि डक्टल कार्सिनोमा इन सीटू का मतलब ये है कि बेसमेंट मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं हुआ, नो इन्वेजन ऑफ द बेसमेंट। जहाँ इन सीटू का वर्ड आ जाए तो उसका मतलब है कि बेसमेंट मेम्ब्रेन का इन्वेजन नहीं है। डक्टल कार्सिनोमा यानी डक्ट का कार्सिनोमा है विद नो इन्वेजन ऑफ द बेसमेंट मेम्ब्रेन। पढ़ लेते हैं मैलिग्नेंट प्रोलिफरेशन ऑफ सेल्स इन डक्ट विद नो इन्वेजन ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन। सो इसके एक स्पेसिफिक फीचर है कैल्सिफिकेशन ऑफ मैमोग्राफी, एंड इट डज नॉट यूजुअली प्रोड्यूस अ मास। बन सकता है लेकिन यूजुअली नहीं होता। अब हमने देखा था कि हमारे पास कैल्सिफिकेशन कुछ और कंडीशंस के अंदर भी आई थी। फॉर एग्जांपल अभी हमने पीछे फाइब्रोसिस्टिक डिजीज़ पड़ी थी या चेंज पड़ा था, उसके अंदर भी हमारे पास कैल्सिफिकेशन आ रही थी। फैट नेक्रोसिस के अंदर हमें कैल्सिफिकेशन मिल रही थी। तो ये आपने देखना है कि ये डिफरेंशियल इसका है कि उन 2 कंडीशंस के अंदर भी थी और इसके अंदर भी हमें कैल्सिफिकेशन मिल सकती हैं।
बाकी इसके अंदर आपके पास चीज़ें हम देख लेते हैं कि कुछ क्वेश्चंस भी आए हुए हैं। तो हिस्टोलॉजिकल सब टाइप्स जो हैं वो आर्किटेक्चर के ऊपर बेस करी होती हैं इसकी। तो पीछे हम बात कर रहे थे कैल्सिफिकेशन की, तो बायोप्सी बहुत नेसेसरी होती है कैल्सिफिकेशन की, ताकि हमें पता लगे कि बिनाइन है या मैलिग्नेंट है। क्वेश्चन आता है कि मॉर्फोलॉजिकल जो इसकी टाइप्स हैं या हिस्टोलॉजिकल टाइप्स हैं वो अब बताएं। तो ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, तो ये आप नोट कर लें इसकी मॉर्फोलॉजिकल टाइप्स। तो हमारे पास लो ग्रेड डक्टल कार्सिनोमा इन सीटू हो सकता है, हाई ग्रेड नॉन कोमेडो DCIS हो सकता है, और हाई ग्रेड नॉन कोमेडो और एक हाई ग्रेड कोमेडो भी हो सकती है। सो ये आपके पास जो है ना टाइप्स आ सकती हैं, लो ग्रेड डक्टल कार्सिनोमा इन सीटू, हाई ग्रेड नॉन कोमेडो और हाई ग्रेड कोमेडो। ठीक है। सो कोमेडो जो टाइप होती है, इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय हाई ग्रेड सेल्स with necrosis and dystrophic calcification in the center of ducts, high grade cells with necrosis and dystrophic calcification। और जो पेजर डिजीज़ होती है ये भी इसकी मॉर्फोलॉजिकल टाइप के अंदर आप लिख सकते हैं, लो ग्रेड के साथ, हाई ग्रेड के साथ ये 4 हो जाएंगी। सो ये भी आप लिख सकते हैं। सो अब पेजर डिजीज़ के अंदर क्या होता है, इसका सेपरेट ऐसे क्वेश्चन भी आया हुआ है, तो आप ये कुछ पॉइंट्स इसके अंदर एक्स्ट्रा लिख लें कि पेजर डिजीज़ is DCIS that extends up to the ducts to involve the skin of the nipple। इसके अंदर बेसिकली यूनिलैटरल erythematous जो है ना प्रेजेंटेशन होती है, निपल अल्सरेशन होती है विद यूनिलैटरल erythematous जो प्यूराइटस एंड एरिथमा वगैरह होता है, और लीजन्स बन जाती हैं, बेसिकली एक्जिमा लाइक लीजन्स बनती हैं। ठीक है। और पेजर डिजीज़ ऑलवेज एसोसिएटेड विद द अंडरलाइंग कार्सिनोमा। तो एक सिनेरियो आया हुआ था कि एक्जिमा लाइक लीजन्स हैं विद पॉलीगोनल सेल्स, ठीक है, इन द एपिडर्मिस ऑफ निपल। तो आपने बताना है कि ये कि कौन सी डिजीज़ है, तो उसके अंदर आपके पास पेजर डिजीज़ आएगी। अब असल बेसिकली होता है क्या है कि जो पैथोजेनेसिस होता है, जब आपके पास डक्टल कार्सिनोमा इन सीटू हुआ होता है, सो जो आपकी जो निपल की स्किन है, अगर वहाँ पर जो प्रोलिफरेशन हो जाए या प्रेजेंटेशन आ जाए, या मेलिग्नेंट सेल्स जो डक्टल कार्सिनोमा इन सीटू के निपल के अंदर चले जाएं विदाउट क्रॉसिंग द बेसमेंट मेम्ब्रेन, तो फिर हम कहते हैं कि पेजर डिजीज़ हो गया। तो ये इसका पैथोजेनेसिस हो गया सॉर्ट ऑफ। सो इसको हम अगर डिफ़ाइन करना चाहें, सो ये एक यूनिलैटरल इरिथमेटस इरप्शन होती है, यूनिलैटरल इरिथमेटस लीजन है। ठीक है। निपल अल्सरेशन भी होती है, एक्जिमा लाइक लीजन होती है। तो ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स कुछ आप लिख लें साथ। डायग्नोसिस इसका जो होता है ना, वो निपल बायोप्सी और क्रिप्टोलॉजिक प्रेपरेशन ऑफ द एक्सुडेट, इस तरह आप इसका डायग्नोसिस कर सकते हैं। सो ये आप लिख लें, इसके ऊपर नहीं लिखा हुआ था, ये क्वेश्चन आया हुआ था, इसके लिए मैंने आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता दिया। सो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा। अभी हमने पिछले टाइप को डिस्कस किया। सो इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा, इसमें से भी क्वेश्चन आ जाया करता है। सो इसको पहले हम टेक्स्ट रीड कर लेते हैं, फिर इसके बाद देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। अब इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा है, यानी डक्ट्स इन्वॉल्व हो रही हैं। इन्वेसिव कार्सिनोमा दैट क्लासिकली फॉर्म्स डक्ट लाइक स्ट्रक्चर्स। इट इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ इन्वेसिव कार्सिनोमा ऑफ द ब्रेस्ट। और इसकी प्रेजेंटेशन कैसे होती है? इट प्रेजेंट्स एज अ मैस डिटेक्टेड बाय फिजिकल एग्जाम और बाय मैमोग्राफी। क्लिनिकली डिटेक्टेड मैसेज आर यूजुअली 2 सेंटीमीटर और ग्रेटर, और मेमोग्राफी से आपको यूजुअली 1 सेंटीमीटर और ग्रेटर के जो मैसेज हमें नज़र आ जाते हैं। और एडवांस ट्यूमर्स में रिजल्ट इन डिम्पलिंग ऑफ द स्किन और रिट्रैक्शन ऑफ द निपल। सो ये यूजुअली आपके पास एज अ मैस प्रेजेंट करता है, बाय फिजिकल या मेमोग्राफी के थ्रू आप इसको डायग्नोस कर सकते हैं। और जो हमने टिपिकल हम फीचर देख रहे थे कि रिट्रैक्शन ऑफ निपल और डिम्पलिंग ऑफ स्किन हो जाती है। बायोप्सी की अगर हम बात करें तो डक लाइक स्ट्रक्चर है इन स्ट्रक्चर इन अ डेस्मोप्लास्टिक स्ट्रोमा, और इसके आगे सब टाइप्स हैं। सब टाइप्स का क्वेश्चन आया होता है कि आप बताएं कि जो इन्वेसिव कार्सिनोमा है उसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं। ये क्वेश्चन आया था कि 6 टाइप्स लिखें इन्वेसिव कार्सिनोमा की, तो आप उसके अंदर इसकी टाइप्स लिख सकते हैं। तो हमारे पास कौन कौन सी टाइप आती है? ट्यूबुलर कार्सिनोमा, म्यूसिनस कार्सिनोमा, मेडलरी कार्सिनोमा, इन्फ्लेमेटरी कार्सिनोमा। 2 आप और मेंशन कर सकते हैं, एक आपके पास पेपिलरी कार्सिनोमा आ जाता है, और एडिनोसिस्टिक कार्सिनोमा। अगर आपने 6 पूरे करने हो तो इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा के अगर आपसे टाइप्स पूछे तो आप ट्यूबुलर, म्यूसिनस, मेडलरी, इन्फ्लेमेटरी, 2 आप और मेंशन कर लें, एडिनोसिस्टिक एंड पेपिलरी। जो ट्यूबुलर कार्सिनोमा है, जैसे नाम से पता लग रहा है, ट्यूब कैरेक्टराइज्ड बाय वेल डिफरेंशिएटेड ट्यूब्यूल्स दैट लैक द मायोएपिथेलियल सेल्स।
प्रोग्नोसिस अच्छा होता है। म्यूसिनस कार्सिनोमा करेक्टराइज बाय कार्सिनोमा विद अबंडेंट म्यूसिन। इसके बाद हमारे पास जो है वो मेडलरी कार्सिनोमा है। मेडलरी कार्सिनोमा की मॉर्फोलॉजी का क्वेश्चन भी आया हुआ है। सो इट इज़ करेक्टराइज्ड बाय लार्ज हाई ग्रेड सेल्स ग्रोइंग इन शीट्स विद एसोसिएटेड लिम्फोसाइट एंड प्लाज्मा सेल्स एंड इट ग्रोज एज अ वेल सर्कमस्क्राइब्ड मास दैट कैन मिमिक फाइब्रोएडिनोमा। इसका भी गुड प्रोग्नोसिस होता है और बर्का कैरियर के अंदर ये ज़्यादातर हो रहा होता है। ये बेसिकली याद रखिएगा कि ER नेगेटिव होता है मेडलरी कार्सिनोमा और HER2 पॉजिटिव होता है, वो जो हमने पढ़ा था ना, HER2 न्यू पॉजिटिव। इसी तरह इन्फ्लेमेटरी कार्सिनोमा है, ये अब आपके पास डर्मल लिम्फेटिक्स के अंदर हो सकता है, करेक्टराइज बाय कार्सिनोमा एंड डर्मल लिम्फेटिक्स। और प्रेजेंटेशन कैसी होती है? इन्फ्लेम्ड स्वोलन ब्रेस्ट होती है, ट्यूमर सेल ब्लॉक्स द ड्रेनेज ऑफ लिम्फेटिक्स विद नो डिस्क्रीट मास। और ये इसका जो है ना वो मिस्टेक कर सकते हैं हम एक्यूट मेस्टाइटिस से। पुअर प्रोग्नोसिस है इसका। तो ये आपके पास जो है इसकी टाइप्स आ जाती हैं। ट्यूबुलर, जिसके अंदर हमारे पास ट्यूब्यूल्स बने हैं। म्यूसिनस, जिसके अंदर कार्सिनोमा विद अबंडेंट एक्स्ट्रा सेलुलर म्यूसिन है। मेडलरी कार्सिनोमा है। मेडलरी फीचर्स होते हैं इसके, स्पेसिफिकली हम इस बात कर भी लेते हैं। इसकी मॉर्फोलॉजी आई हुई है, तो इसकी मॉर्फोलॉजी आप मेंशन कर लें। तो सबसे पहले तो आपने ये बताना है, लिख लें आप पहला पॉइंट, द ट्यूमर इज़ सॉफ्ट, फ्लैशी एंड वेल सर्कमस्क्राइब्ड। दीज ट्यूमर्स ऑल्सो प्रोड्यूस डेस्मोप्लेजिया। ये 2 पॉइंट्स आप ये लिख लें। और आगे आपने हिस्टोलॉजिकल फीचर्स के अंदर लिखना है। पहला पॉइंट, सॉलिड सिंसिशियम लाइक शीट्स ऑफ लार्ज सेल्स विद वेजिकुलर प्लियोमॉर्फिक न्यूक्लियाई एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियोलाई। दूसरा पॉइंट लिख लें, फ्रीक्वेंट माइटोटिक फिगर्स हैं। थर्ड, मॉडरेट टू मार्क लिम्फोप्लाज्मासिटिक इन्फिल्ट्रेट सराउंडिंग एंड विद इन द ट्यूमर। तो सबसे पहले आपने जो पॉइंट डिस्कस करना है वो ये है कि ट्यूमर सॉफ्ट है, फ्लैशी है, वेल सर्कमस्क्राइब्ड है, जैसा कि इसके अंदर लिखा हुआ भी है। और एक पॉइंट आपने ये लिखना है कि ये ट्यूमर्स प्रोड्यूस करते हैं डेस्मोप्लेजिया। और हिस्टोलॉजिकल फीचर्स के अंदर आपने लिखना है, सॉलिड सिंसिशियम लाइक शीट्स ऑफ लार्ज सेल विद वेजिकुलर प्लियोमॉर्फिक न्यूक्लियाई हैं। तो ये हमने वो पैथोमा में भी लिखा होता है, हाई ग्रेड सेल्स हैं ग्रोइंग इन शीट लाइक पैटर्न। तो ये आपने लिख देना है कि सिंसिशियम लाइक शीट्स ऑफ लार्ज सेल विद वेजिकुलर प्लियोमॉर्फिक न्यूक्लियाई एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई। दूसरा पॉइंट आप लिख लें, फ्रीक्वेंट माइटोटिक फिगर्स हैं इसके अंदर। और तीसरा आप लिख लें कि अ मॉडरेट टू मार्क्ड लिम्फोप्लाज्मासिटिक इन्फिल्ट्रेट। तो ये आपका जो है मेडलरी कार्सिनोमा कवर हो जाता है। तो इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा के अंदर एक तो टाइप्स आई हुई हैं, ये आप देख लीजिएगा। और साथ इसके ये भी आया हुआ है कि इसका मेडलरी कार्सिनोमा का जो मॉर्फोलॉजी है। इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा का समटाइम्स वो मॉर्फोलॉजी जर्नल पूछ लेते हैं, टाइप की बात नहीं होती, लेकिन आप वो जर्नल पूछ लेते हैं। तो उसको आप जर्नली भी अटैम्प्ट कर सकते हैं। लाइक उसके अंदर फिर आप कोई स्पेसिफिक टाइप को, उसके अंदर मेडलरी के सिम्टम्स भी लिख सकते हैं। और जर्नली आप ये बात भी कर सकते हैं कि प्लियोमॉर्फिज्म होता है और जो इसके वेल डिफरेंशिएटेड ट्यूमर्स हैं आपके पास, ट्यूब्यूल फॉर्मेशन हो सकती है, माइटोटिक फिगर्स मिल सकती हैं आपको, प्लियोमॉर्फिज्म हो जाता है, माइटोटिक फिगर्स हैं, ठीक है। या आप मेडलरी कार्सिनोमा के भी लिख सकते हैं कि शीट्स भी हमें मिल सकती हैं। तो ये आपने जर्नल एक भाई बात बतानी है, ये आप एक कार्सिनोमा के अंदर क्या क्या हो सकता है। अगर क्वेश्चन आ जाता है, एक दफ़ा ही आया हुआ है, 2 दफ़ा की डक्टल कार्सिनोमा नो स्पेशल टाइप का बताएं आप। सो उसके अंदर आप ग्रॉस एग्जामिनेशन लिख सकते हैं। उसके अंदर आप ग्रॉस एग्जामिनेशन के अंदर आपको कैल्सिफिकेशन नज़र आ सकती है मैमोग्राफी के ऊपर, फर्म टू हार्ड हो सकता है, रेडियो डेंस हो सकता है, ठीक है। एक स्पेसिफिक आप ये पॉइंट लिख सकते हैं कि ग्रेटिंग साउंड सिमिलर टू कटिंग ऑफ वाटर चेस्टनट, की ग्रेटिंग साउंड आपको मिलती है जो है ना इन्वेसिव कार्सिनोमा इन सिटू में। चेस्टनट, वाटर चेस्टनट को अगर हम कट करें तो उस जैसी आवाज़ होती है। बाकी माइक्रोस्कोपिक के अंदर आप ये लिख सकते हैं, वेल डिफरेंशिएटेड कार्सिनोमा के अंदर आपके पास ट्यूब्यूल फॉर्मेशन होती है और बाकी आपके पास प्लियोमॉर्फिज्म मिल सकता है, माइटोटिक फिगर मिल सकता है। सो बट इतना आप लिख लेंगे तो आप टेम्प्ट हो जाएगा। बाकी आपके पास अगला जो क्वेश्चन आता है कि वो आता है लोब्यूलर कार्सिनोमा इन सिटू। पहले हमने डक्टल, अब लोब्यूलर कार्सिनोमा इन सिटू, कार्सिनोमा इन सिटू जैसे हमने बात की थी कि बेसमेंट मेम्ब्रेन की इन्वेजन नहीं हुई हुई, तो अब ये क्या है, मैलिग्नेंट प्रोलिफरेशन ऑफ सेल्स इन लोब्यूल्स विद नो इन्वेजन ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन। और इसके अंदर हमारे पास कोई कैल्सिफिकेशन प्रोड्यूस नहीं होती और ये एक्सीडेंटली हम डिस्कवर करते हैं। तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक होता है, डिसकोहेसिव सेल्स होते हैं लैकिंग ई कैथायरिन प्रोटीन जो होता है वो नहीं होता इसके अंदर, और तो डिसकोहेसिव टाइप ऑफ सेल मिलते हैं। और ट्रीटमेंट हमारा टमॉक्सिफेन होता है,
तो ये बात याद रखिएगा कि डिस्क कोहेसिव सेल्स होते हैं। इसी तरह यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है कि इन्वेसिव कार्सिनोमा, लोबुलर कार्सिनोमा, इसकी मॉर्फोलॉजी का क्वेश्चन आया हुआ है। सो ये आप हम कर लेते हैं, तो इसको पहले रीड कर लेते हैं कि इट ग्रोज इन अ सिंगल फाइल लाइक पैटर्न। इसका एक करेक्टरिस्टिक फाइल लाइक पैटर्न होता है और इट मे एग्जिबिट सिग्नेट रिंग मॉर्फोलॉजी, ठीक है, और नो डक्ट फॉर्मेशन ड्यू टू लैक ऑफ ईक एडहेरेंस। सो इसके अंदर दो स्पेसिफिक हिस्टोलॉजिकल जो मार्कर होता है इसका या हॉलमार्क होता है वो सिग्नेट रिंग मॉर्फोलॉजी होती है विद सिंगल फाइल पैटर्न। सो मॉर्फोलॉजी आप लिख लें, इट फॉर्म्स हार्ड इरेगुलर मैसेज लाइक अदर कैंसर्स बट हैज़ डिफ्यूज इन्फिल्ट्रेटिव पैटर्न, जिसको हमने सिंगल फाइल पैटर्न कहा था। इट फॉर्म्स हार्ड इरेगुलर मैसेज लाइक अदर कैंसर्स बट हैज़ डिफ्यूज इन्फिल्ट्रेटिव पैटर्न। एक पॉइंट आप ये लिख लें। दूसरा ये लिख लें, ये हिस्टोलॉजिकल हॉलमार्क इज प्रेजेंस ऑफ डिस्कोहेसिव इन्फिल्ट्रेट ट्यूमर सेल्स with signet cell morphology. Histological hallmark is presence of discohesive infiltrative tumor cell with signet cell morphology. आपने बस एक बताना है कि वैसे तो बाकी ट्यूमर्स की तरह हार्ड इरेगुलर मैस ही होता है, बट इसका एक स्पेसिफिक पैटर्न होता है ग्रोथ का, सिंगल फाइल पैटर्न होता है, और हिस्टोलॉजिकल जो हॉलमार्क होता है वो इज़ द प्रेजेंस ऑफ डिस्कोहेसिव सेल्स विद सिग्नेट सेल मॉर्फोलॉजी। ये तो आपका क्वेश्चन जो है ये अटेम्प्ट हो जाएगा। आगे प्रोग्नोस्टिक फीचर्स हैं, तो ये अब ब्रेस्ट कार्सिनोमा एक क्वेश्चन ये आता है कि आप ये बताएं कि असेसमेंट आप कैसे करेंगे इसकी। तो असेसमेंट के लिए हमारे पास ना ट्रिपल असेसमेंट होती है। तो एक हम क्लिनिकल असेसमेंट करते हैं, क्लिनिकल असेसमेंट में हम हिस्ट्री और एग्जामिनेशन करते हैं। दूसरी हमारे पास आती है रेडियोलॉजिकल इमेजिंग, ये यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, आप लिख लीजिएगा। रेडियोलॉजिकल इमेजिंग के अंदर आपके पास मेमोग्राम आ जाता है और यूएसजी आ जाता है। तीसरा आपके पास हिस्टोलॉजिकल एनालिसिस आ जाता है, उसके अंदर आपके पास INAC और बायोप्सी हो सकता है। तो ये बात याद रखिएगा कि आपने जो ट्रिपल एग्जामिनेशन करनी है, तो आपका अगर आपने कोई फीमेल आई है उससे लंप है तो आप क्या क्या असेस करेंगे, कैसे उसको प्रोसीड करेंगे। तो ट्रिपल असेसमेंट करते हैं, क्लिनिकल असेसमेंट, हिस्ट्री प्लस एग्जामिनेशन, रेडियोलॉजिकल इमेजिंग, मेमोग्राम प्लस USG, हिस्टोलॉजिकल एनालिसिस, FNAC यानी फाइन निडल एस्पिरेशन, फिर फाइन निडल जो बायोप्सी होती है एस्पिरेशन वाली, और ट्रू कट बायोप्सी करेंगे। सॉरी मैंने शायद पहले INAC बोला था, ये FNAC है। तो फाइन निडल जो हम एस्पिरेशन करते हैं, और साथ ट्रू कट बायोप्सी हो सकती है। तो क्लिनिकल असेसमेंट, रेडियोलॉजिकल और हिस्टोलॉजिकल। आगे क्वेश्चन आता है प्रोग्नोस्टिक एंड प्रेडिक्टिव फैक्टर्स का। ये यहाँ पर कुछ लिखे हुए हैं तो ये भी हम इंक्लूड कर लेते हैं और बाकी भी हम लिख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत दफ़ा आ जाता है कि प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स बताएं ब्रेस्ट कार्सिनोमा का, और प्रेडिक्टिव फैक्टर्स भी बताएं। तो पहले आप प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स लिख लें, पॉइंट्स की फॉर्म में है कि प्रोग्नोसिस कैसे हम देखते हैं कि अच्छा है या बुरा है। सबसे पहले तो एक हमारे पास आ जाता है कि कार्सिनोमा टाइप कौन से, इन्वेसिव है या कार्सिनोमा इन सीटू है। नंबर 1 पॉइंट, इन्वेसिव वर्सेस कार्सिनोमा इन सीटू। सेकंड पॉइंट आप लिख लें पॉजिटिव एक्सिलरी नोड। एक्सिलरी नोड हम देख लेते हैं कि कहीं मेटास्टाइज किया है कि नहीं देखा। तीसरा हम ट्यूमर साइज देखते हैं। चौथा हम ट्यूमर का ग्रेड देखते हैं। पांचवा हम लिम्फेटिक एंड वेस्कुलर इन्वेजन देखते हैं। और लास्ट हम देखते हैं कि ER और PR पॉजिटिविटी है या नहीं, यानी एस्ट्रोजन रिसेप्टर और जो प्रोजेस्टेरॉन रिसेप्टर हैं वो पॉजिटिव हैं कि नहीं है। सो क्या क्या है, इन्वेसिव है या कार्सिनोमा इन सीटू है, ये देखते हैं। ट्यूमर का साइज देख लेते हैं, ग्रेड देख लेते हैं, एक्सेलरी नोड तक हम देख लेते हैं, लिम्फेटिक एंड वेस्कुलर इन्वेजन देख लेते हैं, ER और PR पॉजिटिविटी देखते हैं। TMN क्लासिफिकेशन अब यहाँ पर लिखा हुआ है पैथोमा के अंदर कि हम देखते हैं कि प्रोग्नोसिस हम TNM स्टेजेस के थ्रू करते हैं कि मेटास्टेसिस कहाँ पर होगा, कोई नोड तो जो है वो नहीं है। और इसी तरह नोड के अंदर उसने एक बात की हुई है कि सेंटिनल जो लिम्फ नोड बायोप्सी है वो हम देखते हैं एक्सिलरी लिम्फ नोड्स को देखने के लिए, ठीक है। और बाकी आप ये भी लिख सकते हैं और बाकी वाले मेरे वाले पॉइंट्स भी लिख सकते हैं। प्रेडिक्टिव फैक्टर्स क्या होते हैं कि हम प्रिडिक्ट कैसे करते हैं कि इसका प्रोग्नोसिस कैसे होने वाला है या किस तरह हम इसका ट्रीटमेंट करने वाले हैं। तो हमारे पास रिसेप्टर बेसिस के ऊपर हम प्रिडिक्टिव फैक्टर्स देखते हैं। ER एस्ट्रोजन रिसेप्टर एक प्रिडिक्टिव फैक्टर ये होता है। दूसरा ये होता है प्रोजेस्टेरॉन रिसेप्टर, ठीक है। तीसरा हमारे पास जो प्रिडिक्टिव फैक्टर होता है वो होता है HER2/NEU, ठीक है, रिसेप्टर। HER हर कैपिटल और 2 आगे डाल के /NEU न्यू, ठीक है। HER2/NEU रिसेप्टर को देख सकते हैं, ये ह्यूमन एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर होता है। तो इसके साथ साथ चौथा हो सकता है यूरोकाइनेज प्लास्मिनोजेन एक्टिवेटर एंड प्लास्मिनोजेन एक्टिवेटर इनहिबिटर टाइप 1। तो ये हमारे पास बेसिकली 4 मेजर फैक्टर्स आते हैं, ER, PR, HER2/NEU रिसेप्टर, यूरोकाइनेज प्लास्मिनोजेन एक्टिवेटर एंड प्लास्मिनोजेन एक्टिवेटर इनहिबिटर टाइप 1। तो ये हमें पता लगता है कि प्रेडिक्टिव फैक्टर क्या होते हैं। तो अभी हम देख लेते हैं कि इनका रोल क्या है बेसिकली। सो अब हमने ये देखना है कि
ये जो ER और PR जो हम कहते हैं ना कि किस तरह हम देखते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं, तो प्रेजेंस ऑफ ER एंड PR इज़ एसोसिएटेड विद रिस्पॉन्स टू एंटी एस्ट्रोजेनिक एजेंट्स। अगर तो ER और PR प्रेजेंट है तो इसका मतलब है कि एंटी एस्ट्रोजेनिक जो हमारे पास जो एजेंट्स है लाइक टमॉक्सिफेन, तो ये मौजूद हैं तो अच्छा प्रोग्नोसिस रहेगा। ठीक है, ER PR और पॉजिटिव जो ट्यूमर्स हैं ये हार्मोन जो थेरेपी है इसको अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं। इसी तरह जो HER2 न्यू एम्पलीफिकेशन है, ये रिस्पॉन्स अगर ये वाला पॉजिटिव है तो हम देखते हैं कि जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी हम ट्रीटमेंट देते हैं ना, फॉर एग्जांपल ट्रेस्टुजुमैब, हर्सेप्टिन वगैरह, तो एंटीबॉडी डायरेक्टेड अगेंस्ट HER2 रिसेप्टर, अगर ये देंगे तो इसका जो प्रोग्नोसिस है अच्छा है। तो हमें पता होना चाहिए कि कौन से रिसेप्टर प्रेजेंट हैं, ताकि हम उस लिहाज से, अगर तो ER PR है तो फिर हम हार्मोनल थेरेपी देंगे, टमॉक्सिफिन वगैरह। अगर HER2 रिसेप्टर प्रेजेंट है तो फिर हम जो है ये हर्सेप्टिन वगैरह देंगे। ठीक है, अब इसी तरह ट्रिपल नेगेटिव ट्यूमर्स वो होते हैं जो कि तीनों रिसेप्टर्स के लिए नेगेटिव होते हैं और इनका बहुत बुरा प्रोग्नोसिस होता है। तो ये क्वेश्चन आ भी जाता है कि रोल ऑफ ER PR एंड HER2, तो आपने ये देखना होता है कि ER PR पॉजिटिव है तो ट्यूमर आपका टमॉक्सिफिन और हार्मोनल थेरेपी को अच्छा रिस्पॉन्ड करेगा। अगर HER2 पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि आप मोनोक्लोनल जो एंटीबॉडीज़ है हर्सेप्टिन वगैरह वो आप देंगे तो अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। तो ये आपने देख लेना। बाकी आपके पास हेरिडिटरी ब्रेस्ट का कैंसर है, सो ये रिप्रेजेंट करता है 10% ऑफ ब्रेस्ट कैंसर को। अब ये उसके अंदर जो पैथोजेनेसिस है वही बरका वाला ही है। सो क्लिनिकल फीचर्स सजेस्ट करते हैं कि आपके पास कॉजेज़ के अंदर फर्स्ट डिग्री रिलेटिव आ सकता है। ठीक है, प्री मेनोपॉजल हो सकता है, मल्टीपल ट्यूमर्स हो सकता है। BRCA1 एंड BRCA म्यूटेशन आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंगल जीन म्यूटेशन होती है। BRCA1 इज एसोसिएटेड विद ब्रेस्ट एंड ओवेरियन कार्सिनोमा, ये मैंने आपको बताया भी था पैथोजेनेसिस में। BRCA2 म्यूटेशंस जो हैं वो ब्रेस्ट कार्सिनोमा इन मेल्स के अंदर इन्वॉल्व हो सकता है। ठीक है, और समटाइम्स लोग मेस्टेक्टमी करा देते हैं, जेनेटिक अगर प्रीडिस्पोजिशन हो तो बायलेटरल मेस्टेक्टमी करा देते हैं ताकि रिस्क जो है वो कम हो जाए। इसी तरह मेल ब्रेस्ट कैंसर भी हो सकता है, बहुत रेयर होता है, 1% का चांस होता है, लेकिन इट प्रेजेंट्स एज सब एरियुलर मास और हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ ब्रेस्ट टिश्यू इन मेल्स अंडर जितना निपल, तो वहाँ पर हो सकता है और निपल डिस्चार्ज हो सकता है एंड इट इज़ एसोसिएटेड विद BRCA2 म्यूटेशन। सो ये यहाँ पर हमारा चैप्टर जो है वो कंक्लूड होता है। तो हमने स्टार्ट किया था विद बेसिक्स से, हमने स्टार्ट किया था। ये थोड़ा सा वैसे तो पिथोमा में तो छोटा लिखा, आप भी सोच रहे होंगे काफ़ी बड़ा हो गया, बट इंट्रोडक्शन में से इतना कोई सवाल नहीं है। लेकिन इन्फ्लेमेटरी कंडीशन में आप फैट नेक्रोसिस ज़रूर कर लीजिएगा। बिनाइन ट्यूमर्स आपने सारे करने हैं, फाइब्रोसिटिक और सिस्टिक और फाइब्रोएडिनोमा और फ्लाइडिस ट्यूमर, इनकी मॉर्फोलॉजीज़ के साथ आप करें जो सवाल बताए थे। इसी तरह ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क फैक्टर, डक्टल कार्सिनोमा, इन सीटू, इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा, लोब्यूलर कार्सिनोमा, ये आपने कंप्लीट करना है। जो एक्स्ट्रा मैंने मॉर्फोलॉजीज़ बताई हैं वो आप देख लें, पास पेपर से देख लें। अगर जो मैंने लिखवाई आप सेम ये भी लिख सकते हैं, मैंने भी जो है मॉर्फोलॉजी वाली बुक जो है उससे देख के लिखे और पास पेपर से भी मैंने क्रॉस मैच किए हैं। बाकी प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स भी आपने कर लेने हैं। तो इंशाल्लाह जो आपका ना इसके पैथोमा के ऊपर अगर आप लिख लेंगे, मार्क कर लेंगे, तो इंशाल्लाह आपका जो क्वेश्चन है वो कोई स्किप नहीं होगा। सो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।